दर्शनी अपनी बहन की शादी में बिजी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस लड़के को उसने शादी के हंगामों में रंगे हाथों पकड़ा था, वही उसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। उस कमरे में विनोद माधवी के साथ जो कर रहा था, उसे देखकर दर्शनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। माना कि वह उसकी मंगेतर थी, लेकिन ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है। माधवी और विनोद एक दूसरे के होठों से चिपके हुए थे। वे दोनों ही एक दूसरे के होठों को बुरी तरह से चूम रहे थे, जिसे इंग्लिश किस कहा जाता है, जो एक दूसरे के होठों को पूरी तरह घायल कर दिया जाता है। दोनों के होंठ एक दूसरे से तब अलग हुए थे जब उनकी नज़र दर्शनी पर पड़ी थी, और दर्शनी को देखते ही उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी, बल्कि माधवी को फिर से उसने अपने बाहों में भरकर उसके ब्यूटी बॉल को मसल चुका था। दर्शनी ने अपनी नज़रें झुका ली और वहाँ से पलटने लगी थी। तभी उसने दर्शनी को आवाज़ देकर रोका और कहा, यहाँ जो कुछ तुमने देखा है, ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नीचे। वह नीचे आने के लिए मुड़ी थी कि फिर उसके दिल में शक पैदा हुआ और वह दोबारा मुड़कर देखना चाहती थी। तभी उसने रोशनदान से झाँक कर देखा तो वे दोनों वापस और ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। इस बार विनोद उसके ब्लाउज का जिप खोलते उसके ब्यूटी बॉल से चिपक चुका था और माधवी अब तेज तेज सिसकियां भर रही थी। दर्शनी डर कर वहाँ से भाग आई थी। ये उस दिन की बात थी जब दादी ने दर्शनी को कोई काम बताया था और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी। ओहो, क्या मुसीबत है, यहाँ सीढ़ियों पर तो कोई लाइट भी नहीं है। उसने झुंझलाकर दाएं बाएं देखा, सारी रौनकें नीचे रह गई थी। नीचे हॉल से आई ठहाकों की आवाज़ ने उसे परेशान कर दिया। हाथ में मौजूद बड़ी सी टोकरी को देखते हुए वह फिर एक बार झुंझला गई। दादी को तो बस मैं ही नजर आती हूँ, सारे काम मुझसे करवाती हैं। 18 साल के दर्शनी अपने हाथ में पकड़े टोकरों को एक तरफ उठाया और दूसरे हाथ को संभालते हुए एक बार फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बड़ी शौक से लिए हुए काले रंग की हील वाले सैंडल अब उसे मुसीबत लग रही थी। दादी ने हल्की सी रस्म पूरे होते ही सारा सामान उस टोकरी में रखकर उसे टोकरा ऊपर स्टोर रूम में रखने के लिए भेज दिया था। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसने धन्यवाद कहा और जाते हुए दाएं तरफ के आखिरी सिरे पर स्टोर रूम बना हुआ था। दुल्हन का सारा सामान किसी सुरक्षित जगह पर रख कर आओ। दुल्हन की चीज़ों पर बहुत जल्दी टोटके और काला जादू हो जाता है, इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है। इसलिए उन्हें सुरक्षित से ढक कर रखना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं फेंक देना चाहिए। दादी की बात उसे याद आई तो दर्शनी ने बुरा सा मुंह बनाया। माथे पर बल डाले बालों को पीछे धकेलते हुए उसने आसपास देखा। सारे ही कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से दादी अब सिर्फ जरूरत के हिसाब के बल्ब जलाने देती थी। नीचे जूली के शादी के हंगामे चल रहे थे। ऊपर किसी को आना ही नहीं था, इसलिए ऊपर की सारी लाइटें बंद थी। थोड़ी बहुत रोशनी में ही अंदाजा से चलते हुए दर्शनी ने आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। हल्का हल्का डर भी महसूस हो रहा था। हल्के लाल रंग के लहंगे को एक तरफ से उठा उठाकर स्टोर रूम के सामने जा पहुंची। हे भगवान, चाबी तो लाना ही भूल गई, उसने दुखी होते हुए कहा और हैंडल के ऊपर हाथ रखा। हल्का सा दबाव देने से ही दरवाजा खुल गया। हैरानी के मारे दर्शनी का मुंह खुला का खुला रह गया। स्टोर रूम खुला है, लेकिन उसे किसने खोला? उसने दिल में सोचा। हल्का सा डर महसूस करते हुए वह जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। स्विच बोर्ड दाईं तरफ था। उसने जल्दी से ऊपर हाथ मारा और स्टोर रूम की लाइट ऑन कर दी। अगले ही पल वह सन्नाटे में रह गई। सामने का मंजर देखते ही टोकरी उसके हाथ से छूटती छूटती नीचे जाकर गिरी। सामने बहुत ही शर्मनाक मंजर था। वे दोनों, जो कोई भी थे, एक दूसरे से बुरी तरह चिपटे हुए थे। सामने नजर आई माधवी का सूट, उसके कंधे से खुले हुए थे, उसके सर के बाल बिखरे हुए थे, उसके सर पर झुका हुआ था। विनोद पूरी तरह मदहोश था। मेरी आहट पर दोनों ही हड़बड़ाकर उठे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनोद ने घबराकर अपनी शर्ट का कॉलर कंधे से ऊपर किया था, जबकि दर्शनी, वह तो पत्थर का बुत बन गई थी। ऐसा मंजर तो उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं ये टोकरी, उसने टोकरी के तरफ इशारा किया। उसके शब्द टूट टूट कर मुंह से निकल रहे थे। माधवी हड़बड़ाकर जल्दी से उठी। अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए उसने नीचे बांध लिया, अपना दुपट्टा ठीक किया, सूट को पहना और एक झटके से दर्शनी के बराबर से निकलती चली गई। दर्शनी ने बिल्कुल सुन्न नजरों से सामने देखा। विनोद उठकर खड़ा हुआ। उसने एक झटके से अपने कपड़े को ठीक किया, बालों में हाथ फेरे, उन्हें बराबर किया। बराबर कुछ चबा रहा था। विनोद के चेहरे पर कोई भी शर्मिंदगी के असर नहीं थे और ना ही कोई बौखलाहट। ये सब क्या था? आपको शर्म आनी चाहिए। शादी से पहले ऐसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं। दर्शनी ने अपने तरीके से बड़ी बात की थी।
खुद वह सर से पैर तक पसीने में भीगी हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। विनोद ने दिलचस्पी से उस छोटी सी लड़की को देखा। एक एक कदम उठाकर चलता हुआ वो उसके और बराबर में आकर खड़ा हुआ था। शादी से पहले क्या कुछ करना ठीक है? ये सब कुछ जो मैं कर रहा था अपनी मंगेतर के साथ कर रहा था। उसने दिलचस्पी से ये बात कही थी। उसको अच्छा नहीं लगा। एक झटके से पलटी, लेकिन अगले ही पल विनोद ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर लिया। सुनो लड़की, वैसे तो जो कुछ तुमने देखा ये सब नॉर्मल था। लगता है तुम 18वीं सदी में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा है। बाहर के देशों में तो ये मामूली बात होती है और मैं अपनी आधी जिंदगी वहीं बिताकर आया हूँ, यू नो। इसलिए किसी से भी इसके बारे में मत बताना। दाएं हाथ की उंगली से उसके नाक को छूते हुए विनोद ने उसकी आंखों में झांक कर बोला था। उसके शब्दों में सख्ती थी, मगर आंखों में कुछ और भी था जिसने दर्शनी को बुरी तरह से घबराहट में डाल दिया था। उसने कसमसाकर खुद को छुड़वाना चाहा, मगर विनोद की पकड़ सख्त हुई। तुम दर्शनी हो ना, जूली भाभी की छोटी बहन। वह उसके और ज्यादा करीब होते हुए बोला था। उसकी भारी सांसों में घुलने लगा था। दर्शनी को अपनी गालों पर टकराते हुए महसूस हुई थी तो वो बुरी तरह से बौखला गई थी। एक झटके से विनोद को पीछे धकेलते हुए उल्टे कदमों से स्टोर रूम से बाहर भागती हुई अंदर दौड़ते हुए उसने नीचे हॉल में आकर ही दम लिया था। उसकी सांस फूल रही थी, वो पसीने में थी। उसका पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या हुआ, तुम्हारी रंगत क्यों उड़ी हुई है? पर स्टोर रूम में कुछ सामान रखने गई थी ना? क्या कोई भूत देख लिया तुमने वहाँ? उसकी कजन राशि ने उसके पास आकर कहा तो दर्शनी एक पल के लिए हड़बड़ा सी गई। स्टोर रूम उसने घबरा कर ऊपर नजर दौड़ाई। वहाँ अब कोई नहीं था और तभी उसकी निगाह स्टेज पर जूली के बराबर में बैठी माधवी पर पड़ी। वह बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ पल पहले वह किस हाल में थी। और दर्शनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। दर्शनी के साथ नजर मिलाते हुए भी उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने बालों को झटका था। दर्शनी सर झुकाकर रह गई थी। इतनी बच्ची तो वह थी नहीं कि उसे पता ना चलता कि माधवी और विनोद के बीच में जो कुछ हो रहा था वह दोनों का नाजायज संबंध था। कुछ नहीं, गर्मी की वजह से पसीना आ गया, दर्शनी ने कहा और खुद को रिलैक्स करने लगी। वैसे आज तुम कमाल की लग रही हो, जरा गौर से देखो। शादी में सारे लड़के तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। जूली ने उसके कान में झुककर कहा तो वह लालसी पड़ गई। ये हकीकत था, वाकई सारी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर चुकी थी, मगर जो नज़रें विनोद की थी उसे अजीब सी घबराहट आ गई थी। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। कुछ ही देर के बाद मेहमान विदा होने लगे। दूल्हे वाले भी जा रहे थे। जूली को अपने कमरे में ले जाओ, दादी ने हुक्म दिया तो वह चुप से जूली को लेकर कमरे में चली आई थी। रात को वह ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहनकर अपने बेड पर आकर लेटी ही थी तो बराबर वाले बेड पर लेटी जूली शर्माते हुए फोन पर अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। दर्शनी ने एक तेज निगाह उस पर डाली। कुछ ही देर के बाद जूली ने फोन बंद कर दिया। दर्शनी की निगाहों में आज वाला मंजर घूमे जा रहा था। दीदी, आपको क्या लगता है जहाँ आपकी शादी हो रही है, क्या वह लोग अच्छे हैं? दर्शनी ने छत को ताकते हुए सवाल किया तो अपने बेड पर लेटी जूली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हो गया है आज? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? अब जब 2 दिन के बाद मेरी विदाई होगी। वह हल्का सा हंसी थी। अरे बाबा, अच्छे लोग हैं, तभी तो दादी ने मेरा रिश्ता वहाँ पर किया है। पापा की मृत्यु के बाद उन्होंने किस तरह हमें माँ और बाप दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दुकानों के आने वाली आमदनी से हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी ने अपने जानने वाले सहेली के यहाँ मेरा रिश्ता तय किया है। अंकित बहुत अच्छे इंसान हैं। छोटी सी फैमिली है। अंकित के पिता का कारोबार बहुत अच्छा है और विनोद वह अभी अमेरिका से पढ़कर आया है। कुछ ही साल में कारोबार शुरू कर लेगा। उनके पापा भी तो कितने सेटल हैं। वे लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं मेरे पापा की कमी मुझे कभी महसूस होगी। जूली अपने जज्बात में आकर ये सब कुछ कह रही थी जब लेटे लेटे दर्शनी ने अचानक करवट ली, उसकी तरफ बदली और वह माधवी विनोद की मंगेतर कुछ अजीब सी नहीं लगी? दर्शनी के सवाल पर जूली एक पल के लिए चुप सी हो गई थी। हाँ, वह थोड़ी सी बोल्ड लड़की है। शायद वे लोग हाई फाई क्लास से संबंध रखते हैं, इसलिए तुम छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो। वह न जाने क्यों विनोद के बारे में ही सोच रही थी। तुम बिना वजह अपने दिमाग पर जोर मत दो। 3-4 दिन के बाद तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। भगवान से प्रार्थना करो अच्छे नंबरों से पास हो जाओ ताकि कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। जूली ने गुस्से से उसे डांटा तो वह हल्का सा मुस्कुराकर करवट बदल गई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बराबर विनोद और दर्शनी के बारे में सोचती चली गई। 28 साल के उस विनोद से न मालूम क्यों उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जूली के उसके घर जाने के ख्याल से ही उसे बेचैनी सी होने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था।
कल मेहंदी थी, परसों उसकी बारात थी। ये बातें सोचते सोचते न जाने उसकी आंख कब लग गई। सुबह घर में शादी वाले हंगामे फैले हुए थे। दोनों बुआ अपने अपने बच्चे समेत उनके घर पर मौजूद थी। दादी सबको समझा रही थी। मेहंदी का फंक्शन हॉल में था। दर्शनी जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो दादी उसकी नज़र उतारने लगी। हे भगवान, मेरी पोती को किसी की नज़र न लग जाए। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। वही हुस्न, वही आंखें, वही कद काठी, कहीं से नहीं लगती कि ये सिर्फ 18 साल की है। जो कोई देखेगा वह उस लड़की का हाथ मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं किस किस को जवाब दूंगी? तुमने अभी पढ़ना है, दादी ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा। तो वह अपने आप में ही सिमट गई। मेहंदी के फंक्शन में वह जानबूझकर जूली के बराबर में ही बैठी रही। माधवी और विनोद रस्म करने के लिए सामने आए तो दर्शनी को एक बार फिर वही मंजर याद आ गया। अगर माधवी के चेहरे पर ऐसा कोई असर दिखाई न दिया, लगता था उसके लिए ये आम बात है। उसने ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहन रखा था। वह बहुत बेबाक अंदाज में पूरे हॉल में फिर रही थी। भाभी, जरा चेहरा उठाइए तो आपकी तस्वीर बनानी है। मैंने सुना था कि मेहंदी पर हिंदुस्तानी दुल्हनें गजब ढाती हैं, लेकिन आज तो ये बात सच साबित हो गई है। वहाँ पर दर्शनी ने सर उठाकर देखा तो वह बात तो जूली से कर रही थी, मगर देख दर्शनी को रही थी। दर्शनी के गाल लाल होने लगे थे। घबराकर वहाँ से उठ गई। उसके बाद उसने पूरी कोशिश की थी कि वह दोबारा उसका और विनोद का सामना नहीं करेगी, और वह उसमें कामयाब भी रही। दादी ने उसे अपने पास बिठा रखा था। जूली की विदाई अगले दिन थी। घर में कोई गाड़ी तो मौजूद थी ही नहीं। कैब से 3 बजे के बाद जूली को लेकर पार्लर चली गई थी। घर में शादी वाला भीड़ भाड़ इतना था, बहुत रिश्तेदार थे। किसी को याद नहीं था कि तैयार हुई दुल्हन को भी पार्लर से लाना है। बारात हॉल में पहुंच चुकी थी। फोन पर फोन किए जा रहे थे। दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। दर्शनी और जूली दोनों तैयार हो चुकी थी। जूली बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर ब्यूटिशियन ने भी देखते ही तारीफ की। जो मासूम सा हुस्न दर्शनी का था वे किसी और में नहीं। मगर दर्शनी तो परेशान सी सूरत लिए बार बार दादी का नंबर मिला रही थी। दादी, जिनका बीपी लो हो गया था और वे अपने कमरे में लेटी कांप रही थी। सब लोग हॉल में पहुंच चुके थे। तभी बुआ को ख्याल आया, अरे हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन दुल्हन का तो किसी को कोई याद ही नहीं रहा। वे तो वहीं पार्लर में बैठी है। माँ ने भी बताया नहीं। वे दोनों वापस कैसे आएंगी? फिलहाल टैक्सी से तो नहीं आ सकती, बुआ ने परेशान होते हुए कहा, और बैग से मोबाइल निकाला जहाँ पर दर्शनी की कई मिस कॉल आई हुई थी। बुआ ने अपने सर पर हाथ रखा। बच्चियां तो वहाँ परेशान हो रही हैं और मैं मोबाइल बैग में डालकर बैठी हूँ। उन्होंने जल्दी से दर्शनी को कॉल मिलाई, जो अब करीब रो देने के हाल में बैठी थी। अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी किसी को भेजती हूँ, तुम लोगों को ले आएगा। बुआ ने मोबाइल बैग में रखकर आसपास नज़र दौड़ाई। सबसे पहले उनकी निगाह विनोद पर पड़ी, जो अपना मोबाइल हाथ में लिए अपने ड्रेस में उलझा हुआ बाहर जा रहा था। अरे विनोद बेटा, जरा पार्लर से दुल्हन को तो ले आओ। हम में से तो किसी के पास गाड़ी नहीं, जूली का कोई भाई भी तो नहीं और ना ही बाप था। मैं अपने किसी बेटे को पकड़ूंगी, तब तक बड़ी देर हो जाएगी। तुम सामने खड़े हो, जल्दी से जाकर उसे ले आओ। बुआ के कहने पर विनोद को एक पल के लिए तो परेशानी महसूस हुई, मगर नई नई रिश्तेदारी की बात थी, मना भी ना कर सका था। फिलहाल चुप से जेब से चाबी निकालता बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। पार्लर का नाम उसने बुआ से पहले ही पूछ लिया था। पार्लर के सामने पहुंचते ही उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया था। अंदर बैठी दर्शनी की जान में जान आई थी। जल्दी जल्दी चलिए दीदी। जूली का दुपट्टा सेट करते उसने चेहरे पर घूंघट किया और उसका हाथ कमर से पकड़कर पार्लर से बाहर ले आई। ही शानदार गाड़ी खड़ी थी, मगर फ्रंट सीट पर बैठे विनोद को देखते ही दर्शनी का हलक तो कड़वा सा हो गया था। विनोद ने अपना नज़र घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और एक पल के लिए ठहर सा गया था। ना चाहते हुए भी दर्शनी ने आगे बढ़कर जूली को उसकी गाड़ी में बिठा दिया था। आप भी बैठ जाएं मैडम, हमें देर हो रही है, विनोद ने सामने देखते हुए कहा तो वह झिझकते हुए दूसरी तरफ के दरवाजे से जूली के बराबर में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करते विनोद ने अपनी गर्दन मोड़कर सीट पर बैठे दर्शनी को देख रहा था। उसकी नज़र खुद पर महसूस करते हुए वह बार बार अपने पैरों को बदल रही थी। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाभी, भाई तो आपको देखते ही बेहोश हो जाएंगे, विनोद ने दर्शनी पर नजर जमाए हुए कहा। जूली तो धीरे से हंसी, मगर दर्शनी अंदर तक सुलग उठी थी। ना मालूम क्यों यह आदमी उसे अपनी नज़रों में रुके हुए था। शायद उस दिन होने वाली उस किस्से की वजह से उसे डराना चाहता था, ताकि वह किसी के सामने उसकी बात ना कर सके। मगर जब भी वह उसके सामने आता, वह मंजर दर्शनी की निगाहों के आगे घूम जाता था। कितना बेशरम इंसान है, वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी।
बहन की शादी का सारा मजा किरकिरा हो गया था। उस वक्त बस दिमाग पर एक ही डर सवार होता रहा। गाड़ी शादी हॉल के सामने रुकी तो लड़कियां उसके आसपास जमा हो गई थी। वे लोग गाड़ी से बाहर निकले तो एंट्री के गाने बजने शुरू हो गए। शानदार तरीके से जूली को अंदर ले जा रहा था। वह भी तेजी से गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ी थी। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, आपका पर्स तो गाड़ी में ही रह गया था, वहीं भूल कर आ गई हो। ये विनोद की आवाज़ थी। दर्शनी ने पलट कर देखा तो उसकी नाजुक सा गोल्डन बालों का क्लचर लिए सामने से आ रहा था। चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। थैंक्स। दर्शनी ने सर हिलाते हुए पर्स उसके हाथ से ले लिया और खुद तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अंदर शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। अंकित भी सामने ही था। जयमाला शुरू हुआ, उसके बाद शादी की रस्म थी। शादी के बीच बीच में विनोद की निगाह मुझ पर उड़ती थी। जब जब पंडित जी दीदी को वचन दिलवा रहे थे और फेरे डलवा रहे थे, विनोद की निगाह बराबर मुझ पर उलझ जाती थी। मुझे उसकी निगाहों से बहुत उलझन हो रही थी। ये बात माधवी ने भी महसूस की थी। हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई। उसके बाद जूता चुराई की रस्म थी। विनोद ने उसको बहुत परेशान किया था। अंकित भी जूली का हाथ में हाथ थामे खुश था। अब विदाई होना था। विदाई का समय ज़्यादा लंबा नहीं किया गया था। जल्दी ही जूली को विदा कर दिया गया था। सबसे मिलते हुए वो बहुत फूट फूट कर रो रही थी। अरे भाई, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? कल फिर आना है, पग फेरे की रस्म है। आपकी बहन आपके घर में होगी और अगर आपको इतना ही अफसोस हो रहा है उनसे दूर होने का तो हमारे साथ ही चलो। वह एक आंख दबाकर बोला था। वह एक बार फिर सुलग उठी थी। वह उस पूरे फंक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा बेचैन रही। दादी की तबीयत खराब थी। वह घर पर ही थी। बुआ कहने लगी, चलो भाई जल्दी चलो, घर पर माँ अकेली होगी। बुआ ने सबको गाड़ियों में बैठने के लिए कह दिया। मेहमान हॉल से ही चले गए थे। कुछ मेहमान और कुछ रिश्तेदार थे जो उनके साथ टैक्सियों में बैठकर वापस आए थे। दादी की तबीयत अब काफ़ी ठीक थी। जूली को विदा करके उन्होंने अपना कर्तव्य निभा लिया था, मगर दर्शनी के लिए परेशान थी। माँ, अभी दर्शनी बहुत छोटी है, उसने अभी तो 12वीं पास किया है, थोड़ा पढ़ने दो, फिर किसी अच्छी जगह देखकर उसका भी रिश्ता कर देंगे। बुआ ने बड़ी लापरवाही से कहा। अपना सामान पैक करने लगी। कल जूली के रिसेप्शन पर मिलते हैं। उन सबको अपने अपने घरों को निकल जाना था। सिर्फ दादी ही थी जो दर्शनी को देख देख कर परेशान हो रही थी। अपनी सेहत की तरफ से तो उन्हें अब जरा सी भी उम्मीद नहीं लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए वह सोने के लिए लेट गई थी, जबकि आईने के सामने खड़ी दर्शनी अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी। आज जूली के बगैर कमरा सूना सूना लग रहा था। बड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई थी। देर से सोने की वजह से सुबह उसकी आंख ही नहीं खुली। किसी ने उसे उठाया भी नहीं। देर तक सोते रहने के बाद आखिर किसी ने उसे हिलाया तो उसने बेकाबू होकर आंखें खोली। उठ जाओ, गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। दोपहर के 2 बज गए हैं। जूली दीदी अंकल जीजू के साथ अपने घर आए हैं। उसे किसी ने खबर दी तो वह उछलकर बेड से नीचे खड़ी हो गई। एक ही दिन में वह जूली को बुरी तरह से मिस करने लगी थी। उल्टा सीधा हाथ मुंह धोकर वह तेजी से नीचे की तरफ भागी, जहाँ आंगन में हंगामा सा लगा हुआ था। वहाँ अंधाधुंध दौड़ते हुए जूली के गले से जा लगी। अब तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। उसने सर से लेकर पैर तक जूली को निहारा था। नई नवेली दुल्हन वाला रूप उसके चेहरे पर खूब आया था। तुम हो कि मेरे बगैर बड़ी चैन से सो रही हो, जूली ने उसे कहा। देखो तो इस हुलिये में भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। जूली ने प्यार से उसके गाल पर चुटकी काटी तो वह सुर्ख पड़ गई थी। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने शर्ट और ट्राउजर में ही कमरे से निकलकर बाहर भागी थी। अंकित जीजू सामने ही बैठे हैं, जाओ जल्दी से चेंज करके आ जाओ, हम सब बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं तुम मिस ना कर दो। जूली ने प्यार से उसे कहा तो वह सर हिलाते हुए पलट गई। घड़ी में टाइम देखकर विनोद ने सामने पड़े पत्थर को ठोकर मारी। क्या मुसीबत है यार, अंदर इतने ज्यादा लोग हैं और छोटे से आंगन में बैठे हुए उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। यहाँ ना तो कोई एसी है और ना ही कोई इंतजाम। एक एयर कूलर है। मेरे पापा ने बिना वजह मुझे साथ भेज दिया। अब ऐसे जाऊंगा तो बुरा लगेगा। विनोद ने गुस्से से सोचकर एक बार फिर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सामने ही आंगन में जैसे मेला सा लगा हुआ था। विनोद को भी जी भरकर गुस्सा आ रहा था। उसने सर उठाकर ऊपर का जायजा लिया। ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे, कोने में ही स्टोर रूम था, जिसे देखते हुए उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बाहर के तरफ से सीढ़ियां छत को जा रही थी। मौसम अच्छा था, बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर छत पर चला जाता हूँ, ताज़ा हवा लूंगा तो शायद अच्छा महसूस होगा, विनोद ने सोचा। उसके जेब में धरा मोबाइल भी बज रहा था। उसने मोबाइल निकालकर देखा तो माधवी की वीडियो कॉल आ रही थी। होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। मोबाइल हाथ में थामे वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला आया। छत पर पूरा कपड़ा फैला हुआ था। छत वैसे ही थी जैसे किसी मिडिल क्लास घराने की हो सकती है। ऊपर जाकर उसे अच्छा एहसास हुआ।
गर्मी थोड़ी कम हुई, मगर मोबाइल पर आती वीडियो कॉल बार बार रुकने लगी थी। शायद ऊपर नेटवर्क की कोई समस्या थी। उसका दिल मचल रहा था कि वो माधवी से कोई ऐसी वैसी बात करे। नज़र घुमाकर उसने इधर उधर देखा। छत दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा नीचे था, दूसरा शायद वहाँ जीने की मोमटी थी और बाथरूम था। वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद सिग्नल आ जाए। उसने छत के ऊपर हिस्से से कूदकर निचले हिस्से में छलांग लगा दी। सिग्नल सच में ठीक हो गई थी। मोबाइल निकालकर कानों में लगाते उसने दीवार से टेक लगा दी। सामने ही टूटी फूटी बाथरूम उसे नजर आ रहा था। उस दीवार में एक रोशनदान था। ना चाहते हुए भी विनोद की निगाह उस रोशनदान पर पड़ी। माधवी से दुपट्टा उतारने का इच्छा करते हुए उसने जरा सा रोशनदान की तरफ देखा। अगले ही पल जैसे ठहर सा गया। रोशनदान के दूसरी तरफ शायद किसी का बाथरूम था। ज्यादातर तो रोशनदान ऊंचे हुआ करते हैं, अंदर मौजूद आदमी दिखाई नहीं देता। ये रोशनदान भी वैसा ही था, लेकिन जो मंजर विनोद देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। बाथरूम के अंदर के हिस्से में उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी। वह 18 साल की, इतनी खूबसूरत, और विनोद अपने हाथ में मोबाइल पकड़े परेशान सा उसे देख रहा था। वह लड़की बाथरूम के अंदर नहा रही थी और वह मंजर विनोद का होश उड़ा गया था। और वह विनोद साफ साफ उस लड़की को देख चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे उस बाथरूम में कोई देख रहा है। रोशनदान से बाहर खड़े विनोद को वो साफ दिखाई दे रही थी। विनोद ने किसी इरादे के तहत मोबाइल सामने करके कैमरा ऑन किया था। माधवी की कॉल कट चुकी थी। विनोद ने गड़बड़ाकर पिक्चर खींचकर कैमरे में सुरक्षित कर लिया था। शायद और ज्यादा भी करता, मगर माधवी की कॉल दोबारा से आने लगी थी। विनोद ने कॉल तो अटेंड कर लिया था, मगर ध्यान दर्शनी के तरफ थी। नहाते हुए वह अपने आसपास तौलिया लपेटकर अब अपने बाल सुखा रही थी। वह पलटी तो उसका मुंह रोशनदान की तरफ हुआ। मोबाइल विनोद के हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था। वह उसे बिना पलक झपकाए अंदर देखे जा रहा था। गीले बाल उसके पीठ पर चिपके हुए थे। धीरे से वह नीचे उतर गई। वह अब दिखाई देना बंद हुआ, मगर विनोद बुरी तरह से मचल उठा था। दर्शनी उसे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। उस लड़की में अजीब सी खिंचाव थी। सिर्फ 18 साल की उम्र के होने के बावजूद उसमें एक मैच्योर लड़की जितनी खूबसूरत थी। और विनोद जो विदेश का पला बड़ा होने के बावजूद उसने ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। आज हिंदुस्तान में उस छोटे से घर में उस लड़की को देखकर अपना दिल हार बैठा था। जमीन पर पड़े मोबाइल पर माधवी की कॉल आ रही थी, लेकिन विनोद को तो अपना होश ही गुम होता हुआ नजर आ रहा था। कितनी देर के बाद उसको होश हवास वापस लौटे थे। वह एकदम जैसे होश की दुनिया में वापस आया। कहाँ गुम हो, कितनी देर से बुला रही हूँ, क्या देख रहे थे? माधवी ने उससे बात की। एक उलझन भरी निगाह सामने नजर आई। माधवी पर डालते उसने कॉल काट दी और मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। उसके अंदर का मर्द दर्शनी को लेकर बेचैन हो चुका था। अब वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वह गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों से होता हुआ नीचे उतर आया। नीचे आंगन में वही हंगामा था, मगर विनोद की बेचैन निगाहें अब दर्शनी को तलाश कर रही थी। ज्यादा देर तक ना बीती थी। अब वह अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। उसने सफ़ेद कलर का खूबसूरत कपड़ा पहन रखा था। दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ रखा था, मगर विनोद की निगाहों ने जो कुछ देख लिया था वह उसे नहीं छुपा सकती थी। वह चाहते हुए भी उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहा था। अरे भाई, आ गई दर्शनी, चलो भाई जल्दी से खाना ऑर्डर कर दो, ज़्यादा देर हो जाएगी। जूली ने दर्शनी को आते देखा तो कहा। अंकित ने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाल लिया। ऑर्डर कर रहा था। अंदर सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। दर्शनी भी उन सभी में शामिल थी। वह जूली के साथ बातें करते हुए इस बात से बेखबर थी कि कुछ पल पहले उसने किसी आदमी पर वह अपना कयामत ढा चुकी थी और वह खुद उसका पूरा जिस्म देख चुका था। इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। सामने खड़े विनोद के अंदर ज्वार भाटे उठने लगे। उसके अंदर का मर्द जाग चुका था। अब उल्टे कदमों से वह कमरे से बाहर निकल आया। बाहर गाड़ी में बैठते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्शनी का जिस्म उसकी निगाहों के आगे से हट नहीं रहा था। एक पल में ही उसे अपनी मंगेतर माधवी में अपनी दिलचस्पी खत्म होती हुई महसूस हुई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए यूं ही सड़कों पर अंधाधुंध भगाने लगा। ना चाहते हुए भी वो माधवी और दर्शनी का मुकाबला करने लगा। माधवी 25 साल की मैच्योर लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी। वो बेहद बोल्ड थी और इधर दर्शनी बड़ी शर्मीली, बात बात पर शर्माकर मुस्कुराने वाली, विनोद को देखकर घबरा जाने वाली। ना चाहते हुए भी विनोद का दिल उसी के तरफ झुकता चला जा रहा था। गाड़ी का मुंह उसने अपने दोस्त के घर की तरफ की थी। उसे सुबह के 3 बजे दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया। इसे इस वक्त क्या हो गया भाई? इस टाइम तो तू सोकर कभी नहीं उठता। लगता है भाई की शादी से कुछ ज्यादा ही खुश हो गया है, रवि ने खुशी से कहा। लेकिन वह उसके कमरे तक चला आया।
सामने ही अलमारी में अपनी मनपसंद ड्रिंक उठाकर उसे गिलास में निकालते हुए वह परेशान लग रहा था। क्या बात है, क्या सोच रहा है? विनोद ने उसे देखा। ड्रिंक लिए वह उसी के बराबर सोफे पर जा बैठा था। एक चीज़ पसंद आ गई है यार, ऐसी चीज़ आज तक विदेश में नहीं देखी थी, लेकिन समझ नहीं आता उसे हासिल कैसे करूं। ये हिंदुस्तान की रस्में मुझे अच्छा नहीं लगा। पापा ने भी मेरे हिंदुस्तान आते के साथ ही अपने दोस्त के लड़की माधवी के साथ मेरी मंगनी कर दी, लेकिन वे लड़की बहुत चिपकी हुई, मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। जो डिमांड करूं जल्दी पूरी कर देती है। लड़की में थोड़ी सी शर्म हया जरूर होनी चाहिए, लेकिन वह तो हाथ बढ़ाओ तो झोली में आकर ही गिर जाती है। चबा चबा कर शब्दों में कहते हुए वह किसी गहरी सोच में था। रवि कुछ देर तक उसे देखता रहा। अब तुम्हें क्या पसंद आया है? कही हुई बात पर विनोद ने पलटकर उसे देखा था। जो पसंद आया वह तो हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। विनोद की बात पर रवि मुस्कुराया। अच्छा ये बात है मेरे दोस्त, भला विनोद को भी आज तक कोई रोक सका है? जो करना है कर, बाद में देखी जाएगी। रवि की बात पर विनोद मुस्कुराते हुए गिलास होंठों से लगा लिया था। अच्छी तरह पता था कि अब घर जाकर उसे क्या करना है। घर आते ही उसने पापा के कमरे की तरफ अपना मुंह किया था। उसे देखते ही लोकेश खिल उठे थे। बड़ा बेटा अंकित था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें विनोद से ज़्यादा लगाव था। विनोद अगर किसी वजह से विदेश से वापस आया था तो वह उसके पापा ही थे। माँ के मरने के बाद उन्होंने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसे हथेली का छल्ला बनाकर रखते थे। विनोद के चेहरे पर परेशानी देखते ही वे समझ गए थे कि वह कोई बात मनवाने आया होगा, और जो बात उसने अपने पापा के सामने रखी थी। एक पल के लिए तो वो भी ठहर गए। ये क्या कह रहे हो विनोद? अभी कल ही तो हमने अंकित और जूली की शादी की है। उस फैमिली में वह बच्ची अभी छोटी है। तुम्हारी उसकी एज में बहुत डिफरेंस है। उसे शादी कैसे कर सकते हो? वह मैच्योर नहीं। पापा की बात पर विनोद ने उन्हें दो टूक अंदाज में बता दिया कि वह सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है, और जल्द से जल्द। उसके शब्दों की बेशर्मी देखकर पिता कुछ परेशान हुए थे, चुप रह गए थे, लेकिन बेटे की इच्छा के आगे दुनिया की सारी रस्में बेकार थी। उन्होंने चुप से अपने दोस्त को माधवी के रिश्ते के लिए मना कर दिया था। विनोद खुश था। रास्ते का एक पत्थर तो साफ हुआ था। उसे यकीन था कि दर्शनी के घरवाले इतने अच्छे रिश्ते को कभी मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था जब शादी के लिए गए उस रिश्ते को ठुकरा दिया गया था। दादी ने बहुत गुस्सा दिखाया और फिर उसने माफ़ी मांग ली थी। वे बहुत छोटी है, अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे पूछा था, मगर वह विनोद के साथ शादी के लिए राजी नहीं हुई है। उसने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा। जूली उस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विनोद को बता रही थी उसे अपने ससुराल में देवर के सामने मना करते हुए पहले ही डर महसूस हुआ था। विनोद एकदम गुस्से से खौल उठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दर्शनी जैसी मामूली लड़की उसे मना करेगी। भला क्या कमी थी उसमें? बाप का आधा बिजनेस पहले ही उसके नाम पर था। दौलत, शोहरत, शकल सूरत बहुत खूबसूरत थी। लोग पलटकर उसे देखने लग जाते थे, और दर्शनी जैसी मामूली लड़की के लिए उसने माधवी जैसी हाई फाई क्लास लड़की का रिश्ता ठुकराया था। मगर सामने से उसे साफ मना कर दिया गया था। वह कुछ पल तो सामने बैठी अपनी जूली भाभी को देखता रहा और फिर चुप से उठकर अपने कमरे में चला गया। वह बुरी तरह से बौखला गया था। वह बार बार अपने कमरे का चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी दर्शनी ने अपने नखून काट काट कर उंगलियों को पूरा जख्मी कर दिया था। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे लिए अपना रिश्ता भेजे? बेशरम लड़का। लगता है उसका दिल माधवी से भर गया होगा, जभी तो वह अब मेरे ऊपर डोरे डाल रहा है। मैंने पहले ही कहा था मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते। मैं आपसे ही बातें करते हुए बहुत गुस्से में टहल रही थी। विनोद का रिश्ता जूली और उसके ससुर लेकर आए थे तो दादी बिल्कुल चुप थी। उन्होंने दर्शनी से अकेले में बात की थी। वह तो रिश्ता सुनते ही बिल्कुल गुस्से में आ गई थी। दादी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की थी, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आएगा, मगर दर्शनी तो कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। उसे विनोद की शकल सूरत से ही चिढ़ हो गई थी। उंगलियों में दर्द होने लगा। उसने दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। तभी बेड पर धीरे से उसके मोबाइल की बेल बजी। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। दर्शनी ने कॉल रिसीव की, मोबाइल को कान से लगाया। मैंने सुना है कि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से वह थोड़ा ठहरे हुए शब्दों में पूछ रहा था। दर्शनी एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। जी हाँ, बिल्कुल मना किया है। आखिर ऐसा क्या है आप में कि मैं आपसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाऊं? एक धोखेबाज आदमी हो। पहले तो माधवी पर डोरे डाल रहे थे। आप बेशरम हैं। मुझे किसी भी एंगल से आप में ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती कि मैं आपसे शादी करूं। वह बगैर रुके बोलती जा रही थी।
दूसरी तरफ वो चुपचाप था। हाँ, अब उसके कानों की लौ तक सुलग उठी थी। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए। उसने कॉल काट दी थी। दर्शनी ने हैरानी से मोबाइल को देखा। अगले ही पल उसके व्हाट्सएप पर दूसरे नंबर से कुछ मैसेज रिसीव हुए थे। दर्शनी ने मैसेज खोला तो जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मोबाइल छूटकर नीचे गिरा था। वह फटी फटी निगाहों से मोबाइल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था। उसकी तस्वीर थी जो बिल्कुल छुप कर ली गई थी। वह तस्वीर जब दर्शनी अपने बाथरूम में नहा रही थी तब खींची गई थी। वह बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। अब उसका कमजोर कड़ी उसके पास था। वह कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाकर दूर फेंका, जैसे उसे यकीन न आया हो कि जो कुछ उसने देखा था वह सच था या झूठ। मगर वह सच्चाई अब उस तस्वीर में कैद हो चुकी थी। कांपते हाथों से उसने वह तस्वीर डिलीट की। मोबाइल पर दोबारा से विनोद कॉल कर रहा था। दर्शनी का सांस कहीं सीने में ही गुम हो गया था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। मोबाइल कान से लगाया। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस हाल में मैंने तुम्हें देख चुका हूँ उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। तुम समझ सकती हो ना, अगर ये तस्वीर तुम्हारे पूरे फैमिली ग्रुप में भेज दूँ तो सब लोग तुम्हें देखकर एंजॉय करेंगे। तुम्हें बहुत खराब लगेगा ना। मुझे तुम पसंद आ गई हो और विनोद का दिल जिस पर आ जाए उसे वह हासिल करके ही रहता है। मैं सुबह एक बार फिर भाभी को भेजूंगा। इस बार रिश्ते के लिए मना नहीं होना चाहिए। दो टूक अंदाज में कहते हुए विनोद ने फ़ोन काट दिया, जबकि दर्शनी अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि फ़ोन कान से हटा लेती। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वह डर की निगाहों से सामने दीवार को देखे जा रही थी। दर्शनी अपनी किस्मत का फैसला होते देख रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया। अगली सुबह नीचे होने वाले शोर ने उसे डरा दिया। वह नीचे आई तो जूली मिठाई के डब्बों के साथ सामने बैठी थी। उसके जीजा अंकित भी थे और बाजू में उसके होने वाले ससुर थे। दर्शनी को नीचे आते देखकर उन्होंने प्यार से उसे बुलाया। हमने कब कहा कि हम उसे और ज़्यादा पढ़ने नहीं देंगे। विनोद की जिद है। वह एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करना चाहता है और मैं अपने बेटे की कोई जिद नहीं टालना चाहता। तुम्हारी बेटी को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितना चाहे पढ़ सकती है। वहाँ तो रुपए पैसों की भी कोई कमी नहीं और न ही उसे प्यार करने वाले लोगों की। आप बिना सोचे समझे हाँ कर दीजिए। दादी सामने बैठी उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने एक परेशान निगाह दर्शनी पर डाली, जिसके चेहरे पर कपकपाहट के असर थे। जी मैं तो हाँ कर दूँ, लेकिन दर्शनी ही नहीं मानती। वह पढ़ना चाहती है, दादी ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन वह पथरीले असर के साथ और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हाँ, आप हाँ कर दे दादी। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैं उनके बेटे से जरूर शादी करूंगी। उसने मुड़कर एक काट खाने वाली निगाह सामने बैठे उस आदमी पर डाली थी और उल्टे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई वापस अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसका दिल चाहा। वह अब फूट फूट कर रोने लगे। आज इज्जत के साथ उसकी पूरी जिंदगी भी दाव पर लगी हुई थी, जबकि नीचे बैठे विनोद और लोकेश परेशान रह गए थे। अरे बस अब देर किस बात की दादी, अच्छा है ना अपने जीते जी अपने दर्शनी के कर्तव्य से भी मुक्त हो जाएं और इस घर में मैं हूं तो फिर परेशानी किस बात की है। जूली ने आगे बढ़कर दादी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से सर हिला दिया। हकीकत तो ये थी कि खुद वह अपनी सेहत की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उनके अलावा जूली और दर्शनी का कोई था भी नहीं। ना चाहते हुए भी उन्होंने इस बात पर सर हिला दिया और वे लोग तो जैसे बंजर जमीन पर सरसों उगाने को तैयार बैठे थे। 3 दिन की बाद की शादी की तारीख रख दी गई। लोकेश अपने ऑफिस चले गए थे। यूं भी उनके पास वक्त जरा कम ही होता था, मगर फोन पर उन्होंने विनोद को खबर कर दी थी कि वह जो बेताबी से छत पर टहल रहा था। खबर सुनते ही उछल पड़ा था। उसे पक्का यकीन था कि अब उसकी दुल्हन बनने में एक पल की देरी भी नहीं लगाएगी। मेहंदी और हल्दी के रस्म बीतते ही लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो भी उन्हें देखता वह हैरान रह जाता। इतनी कम उम्र की पत्नी, लेकिन बहुत खूबसूरत। चांद सूरज की जोड़ी बनाई गई थी। भगवान ने दर्शनी के दिन फेर दिए थे। दोनों बहनें एक ही घर में राज करेगी। रिश्तेदारों की बातें दर्शनी के कानों में पड़ रही थी, जहाँ वह स्टेज पर बैठी फोटो खिंचवा रही थी। एक गुस्से से भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैली दिखाई दे रही थी। राज करूंगी या बर्बाद हो जाऊंगी, ये बात तो मैं ही जानती हूँ। एक आंसू उसके गालों से टपक कर नीचे जा गिरा था। उसे अच्छी तरह पता था जो आदमी उसकी इज्जत को हथियार बनाकर उससे शादी कर रहा था, वह भला उसकी इज्जत क्या करता। उसने उसके जिस्म का सौदा किया था और अपनी इच्छा पूरी होते ही वह उसे किसी टिश्यू पेपर की तरह कचरे में फेंक देगा। विनोद की बेताबियां चरम सीमा पार कर रही थी। वो बस कुछ ही पल बाकी थे जब उसकी निगाह सामने पड़ी। माधवी चलती हुई उसके तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी जख्मी मुस्कुराहट थी।
ये है तुम्हारी मोहब्बत। मुझे जी भर कर इस्तेमाल करने के बाद अब तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो। दर्शनी, ये तुम्हें भी इस्तेमाल करके फेंक देगा। इस आदमी के नज़दीक लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें तो शायद किसी खास इंतकाम लेने के लिए दुल्हन बना रहा है, वरना तुम तो इस लायक भी नहीं कि उसके बराबर बैठ सको। नफरत से कहती हुई उसने दर्शनी पर एक निगाह डाली, जो धुआं धुआं चेहरे के साथ कभी उसे देखती, कभी विनोद को। विनोद बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए बैठे था। यहाँ से चली जाओ माधवी, क्यों अपना तमाशा बना रही हो? वह गुस्से से मुस्कुराती हुई हील पहनी टकाटक बजाती हुई वहां से चली गई थी। विनोद ने जल्दी ही विदाई करवा ली। अब शादी हो चुकी थी। जिस वक्त उसे विनोद की गाड़ी में बिठाया जाने लगा, दर्शनी को यूं लगा जैसे उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे अपने साथ बैठे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था, आज जिसके बारे में हर कोई तारीफ कर रहा था, मगर वह खुद क्या था? वह जिस निगाहों से उसके हाथ में पकड़े उस मोबाइल को देख रही थी, जिसमें उसने दर्शनी की नंगी तस्वीर खींचकर भेजी थी। घर लाते के साथ उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। वह हैरानी से उस महल जैसे घर को देख रही थी। कोई और होता तो अपनी किस्मत पर नाज करने लग जाता, लेकिन वे आने वाले पल के बारे में सोच सोच कर डर रही थी। विनोद का ख्याल आते ही उसने हाथ से अपने माथे पर लगा टीका नोच कर फेंक दिया था। एक एक करके वह कानों में पहने झुमके भी उतार कर फेंक दिए थे। हाथों की चूड़ियां उतार कर फेंक रही थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, आहट सुनते ही वह जहां थी वहीं थम कर रह गई थी। कमरे में दाखिल होते विनोद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपना सगुन का दुपट्टा नीचे फेंक दिया था। बाल बिखरे हुए थे, जेवर सारे कमरे में फैला हुआ था। उसकी पीठ विनोद की तरफ थी। धीरे से दरवाज़ा लॉक करते वह धीरे धीरे चलता उसके पास आया। बहुत गुस्सा आ रहा है, जानता हूँ। गुस्सा तो आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे शादी की है। लेकिन बैठो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। उसने उसे कंधों से थामना चाहा, मगर दर्शनी ने उसे एक जोरदार धक्का दिया था। दूर रहो मुझसे, तुम एक बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुझे नहीं रहना। मुझे घिन आ रही है आपसे, आपके इस पहाड़ जैसे जिस्म से। कौन सी बुराई नहीं है जो आप में नहीं? शराब आप पीते हैं, लड़कियों के साथ गलत संबंध आप रखते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको माधवी के साथ देखा था। दूसरों की मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। कौन सी अच्छाई है आपके अंदर जिसे देखकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करूं? नफरत है मुझे आपसे। वो बेबसी से रोते हुए जोर जोर चिल्ला रही थी। विनोद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। चुप हो जाओ दर्शनी, बाहर सब लोग सुनेंगे, उसने धीरे से कहा। लेकिन वह एक बार फिर जोर से चिल्लाई थी। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, अभी और इसी वक्त। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वह एकदम बाहर की तरफ लपकी थी। उसी पल विनोद ने उसे दोनों बाजू से दबोच कर अपने सामने कर लिया था। अब किस लिए अपने आप को बचा रही हो? अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाओगी? यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी बात सुनो, वह उसे कहना चाह रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसके चुंगल से निकलने के लिए वह नाकाम कोशिश में जुटी हुई थी, हाथ पांव मार रही थी। और यही बात विनोद के अंदर की आग को और भड़का गया था। वह तो उसे अपनी बीवी बनाकर बहुत खुश था। उसे बताना चाहता था कि उसने दर्शनी की तस्वीर हमेशा के लिए अपने फ़ोन से डिलीट कर दी है और अब वो उसके साथ एक सच्चाई से भरी रिश्तों में रहना चाहता था। लेकिन वह तो उसे और ज़्यादा भड़का रही थी। बस बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसे एक झटके से बेड पर पटकते हुए उसने अपनी शेरवानी के बटन को खोले थे। दर्शनी ने डर की निगाहों से विनोद की तरफ देखा। एक पल के लिए वह कांप कर रह गई थी, मगर विनोद फैसला कर चुका था। पलट कर लाइट का स्विच ऑफ करते उसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया था। प्लीज़ नहीं, मुझे जाने दो। दर्शनी के होठों से कांपती हुई आवाज़ निकल रही थी। आंखों से टूट टूट कर आंसू बहने लगे थे, मगर विनोद की मजबूत पकड़ ने उसे अपने शिकंजे में भर लिया था। अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। तड़प तड़प कर रोते हुए उसे माधवी की बातें याद आ रही थी। वह मुझसे अपनी इच्छा के तहत शादी कर लिया था, अब मुझे इस्तेमाल करके रद्दी में फेंक देगा। सख्ती से अपनी आंखें मीचते हुए उसने खुद को आखिरी बार छुड़वाना चाहा, मगर वह बेबस बिस्तर पर पड़ी उसके प्यास बुझाने के काम आ रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे। भारी होते सर को थामते बड़ी मुश्किल से उसने उठकर देखा, कमरा खाली था। शायद वह कब का उठकर जा चुका था। एक नफरत भरी ख्याल दर्शनी के जिस्म में जागा था। साथ में रखे हुए घड़ी को उठाकर उसने टाइम देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। गहरी सांस लेते हुए वे कंबल हटाकर उठ खड़ी हुई।
वह जीत चुका था, अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। अब तमाशा करने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार उसने दर्शनी को छोड़ ही देना था। वह चुप्पी से अब उस पल का इंतजार कर रही थी। अब उसे इसी तरह सूली पर लटक कर दिन बिताने थे। उसने गहरी सांस लेते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाले। आखिरी बार फूट फूट कर रो रही थी। बाकी के दिन अब उसे एक जिंदा लाश बनकर बिताने थे। अरे दर्शनी, आओ, सब लोग नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विनोद तो तुम्हारे बगैर एक निवाला भी नहीं तोड़ेगा। जूली की आवाज़ आई तो वह तौलिया सर पर लपेटे बाहर निकल आई। आप मुझे यहीं कमरे में नाश्ता ला दो, ने अपनी बहन से कहा। वह उसका सामना एक बार फिर नहीं करना चाहती थी, मगर जूली उसका हाथ थामे बाहर ले आई। अरे ऐसे कैसे? पहले दिन की दुल्हन हो, घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम कमरे में नाश्ता मंगवा रही हो। जूली ने उसे ले जाकर विनोद के बराबर में ही बिठा दिया था। वह सुलग कर रह गई थी। विनोद ने जरा सी निगाह उस पर डाली। पछतावे की एक लहर उसके अंदर पैदा हुई थी। शायद मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वह खुद अपनी हालत से परेशान था। चाय का कप यूं टेबल पर रखे वह उठकर खड़ा हुआ। मुझे जरा अपने दोस्त रवि से काम है, मैं चलता हूँ, उसने कहा तो सभी हैरान हुए। शायद रिसेप्शन की तैयारी उसे देखनी होगी। आखिर उसे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। विनोद के पापा के मोबाइल में मैसेज आया तो सभी नाश्ते में बिजी हो गए थे। वह चुप से जूस का गिलास हाथ में लिए सामने पड़ी प्लेट को घूरने लगी। सभी लोग उसकी आवभगत कर रहे थे, खाने की चीज़ें बार बार उसके सामने रख रहे थे, लेकिन उसका दिल तो मुर्दा हो चुका था। वह इतना तेज ड्राइव करते हुए रवि के घर पहुंचा। कई बार बैल देने के बाद आखिरकार वह उठा। अरे दूल्हा, इतनी सुबह सुबह और चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? अपनी मनपसंद चीज़ हासिल करने के बाद इंसान तो हवाओं में उड़ता है, लेकिन तेरे पैर तो ज़मीन पर टिके हुए भी नहीं लग रहे भाई। क्या बात है? रवि उसे थाम कर अंदर ले गया तो वह जैसे बेजान सा होकर सोफे पर गिर गया। पता नहीं यार, समझ नहीं आता। मैं अपने जिद के बलबूते पर उसे हासिल तो कर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आखिर मैं क्या चाहता हूँ। उसे पाकर भी मेरा दिल तसल्ली में नहीं। कल रात मैंने उसकी निगाहों में अपने लिए इतनी नफरत देखी, मेरा दिल चाहता है मैं डूब कर मर जाऊं। वह सच ही तो कह रही थी। कौन सी बुराई जो मुझ में नहीं है? जब पापा ने मुझे विदेश भेजा था, वहाँ के आज़ाद हवाओं में बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैंने हर बुराई अपना ली, लड़कियों से दोस्ती की, उनके साथ हर हद पार कर दी, शराब पीना सीख लिया। ये सब मैंने वहीं से तो सीखा है, और यहाँ आने के बाद भी मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल मामूली जाना। ये तो उस लड़की ने मुझे बताया कि इन सब चीज़ों की लत पर किसी इंसान से नफरत भी की जा सकती है। मेरी दौलत, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा स्टेटस भी कोई चीज़ उसके नज़दीक कीमती नहीं है। अगर मेरे अंदर ये सारी बुराई मौजूद है, शायद मैं सच में बुरा इंसान हूँ। दोनों हाथों में अपने सर को गिराकर वह अजीब सा तड़प कर कह रहा था। रवि ने हैरानी से उसे देखा। वाह, कमाल है यार, तू एक लड़की की बातों में आ गया। तू भगवान का धन्यवाद कर, तेरे पास दौलत है, जायदाद है, जिसकी वजह से तूने उसे हासिल कर लिया। अब साथ रख जब तक दिल चाहता है, उसके बाद चलता करना। इतनी टेंशन किस बात की है? रवि ने शराब का गिलास उसके तरफ बढ़ाया तो विनोद ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। नो थैंक्स, मुझे ये सब नहीं पीना, वह एक झटके से उठते हुए कहा और रवि के घर से निकलता चला आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वह क्या चाहता है। उसे अपना बीता हुआ कल बहुत बुरा लग रहा था या अपना भविष्य, मगर एक बात तो तय थी, उसका दिल रह रहकर दर्शनी के तरफ खिंचा जा रहा था। वह बार बार उसके बारे में सोचने लगा था। उसकी बातें, उसका अंदाज। उससे उम्र में कितनी छोटी थी, लेकिन उसकी बातों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। क्या सच में मेरे साथ उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार थी, जिसमें बुराइयों का पिटारा था, किसी चीज़ की गुंजाइश थी ही नहीं। नई गाड़ी सड़कों पर घुमाते घुमाते समुंदर की तरफ निकल आया था। फ़ोन गाड़ी में ही छोड़कर न जाने कितनी देर तक वह लहरों से खेलता रहा। कई घंटे बीत गए। जब विनोद की रंगत बदलने लगी तो वह गहरी सांस लेता हुआ पलटा। रिसेप्शन का वक्त हो रहा था, अब उसे घर जाना ही चाहिए था। गाड़ी में बैठते उसने मोबाइल उठाया, बुरी तरह से चौंका। घर के हर लोगों के कॉल उसके नंबर पर आई हुई थी। कई मिस कॉल उसके मोबाइल के कतार में थी, मैसेज थे। बेकाबू होकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। कांपते हाथों से उसने पहले मैसेज खोला और उसकी दुनिया ही वीरान हो गई। उसे लगा जैसे आसमान टूटकर उस पर आ गिरा हो। कई मैसेज अंकित का था। पापा की डेथ हो गई है, आज उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। तुम कहाँ हो? तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, जल्दी घर आ जाओ, हम उनकी बॉडी को लेकर आ रहे हैं। और भी इतने सारे मैसेज थे जो न जाने कितने घंटे पहले से किए गए थे। उसके कई दोस्तों के भी कॉल आई हुई थी। विनोद को अपनी आंखें खुली रखना बड़ा मुश्किल लग गया था। ये कितनी बड़ी सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कांपते हाथों से उसने गाड़ी स्टार्ट की, मगर आंसू थे कि बहते चले जा रहे थे।
वह अभी तक उस सच को स्वीकार नहीं कर पाया था। अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए घर के दरवाजे पर आ पहुंचा। जैसे ही उसे बुरी खबर की सच्चाई सामने आई, एक तूफान था। घर पर मर्द औरतों का भीड़ था। आज उसकी शादी की पार्टी थी। लोग हैरान थे। घर के अंदर बाहर सब कुछ भरा हुआ था। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से चला आया, अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले वह अपने भाई अंकित से आकर लिपटा था और फिर न जाने कौन कौन। वह बस अब खाली खाली निगाहों से बाप की लाश को देख रहा था। वह जिसे वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज वही नहीं था। आज सही मायने में उसे एहसास हो रहा था, खाली हो जाना किसे कहते हैं। कब उसके पिता की लाश को उठाया गया, कब उसने अपने पिता को अग्नि दी, कंधे का सहारा दिया, उन्हें अपने हाथों से अग्नि के हवाले किया। वह बस एक मशीन की तरह सारे कामों को निपटा रहा था, खाली खाली कदमों के साथ चलता हुआ। जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, घर में मातम ही फैली हुई थी। कई लोग विदा हो चुके थे, कई लोग मौजूद थे। विनोद का दिल कर रहा था जैसे वह यहाँ से भाग जाए। दीवार के साथ टेक लगाकर वह जमीन पर बैठता चला गया। फूट फूट कर रोते हुए उसने ये भी न देखा कि उसके पास कौन उसे देख रहा है। बाप की मौत पर वो पहली बार रो रहा था। किसी ने उसे ना रोका, हाँ, मगर दूर खड़ी दर्शनी एक नज़र उठाकर उसे जरूर देख रही थी। आज वो पहले वाले विनोद की तरह नहीं दिखा, उससे बिल्कुल अलग दिख रहा था। मगर उसे जरा भी हमदर्दी विनोद के लिए अपने अंदर ना जागी थी। दिन बीतते गए। विनोद ने चुप से अपनी हर पुरानी आदत को अलग कर दिया था। कुछ बाप की मौत का असर था। खुद ब खुद विनोद के बुरे काम छूटते गए। शराब की तरफ तो उसने दोबारा निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। पुरानी सारी दोस्तियां छोड़ चुका था। बिजनेस में पहले से भी ज़्यादा वक्त देने लगा था। कुछ दिनों में ही उसने बाप के बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। रात ढले घर आता तो चुप से अपने कमरे में जाकर लेट जाता, जहाँ दर्शनी उसके कई घंटे पहले गहरी नींद में सो चुकी होती। दोनों के बीच बातचीत न होने के बराबर थी। वक्त बीतता जा रहा था। विनोद को देखकर कोई नहीं कह सकता था ये वही वाला विनोद है। उसके नज़दीक जिंदगी बस एक मजाक थी, मगर वह अंदर से खाली हो चुका था। खुद को आईने में देखता तो उसे यूं लगता जैसे वह दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। मुझे उसे आज़ाद कर देना चाहिए। अपने ऑफिस में बैठते हुए उसने सोचा। डिवोर्स के कागज़ तैयार करवा चुका था, बस साइन करने की देरी थी। उस दिन वह जरा जल्दी ही घर पर वापस आ गया। घर में नौकरानी से पूछा तो बोली सिर्फ दर्शनी है अपने कमरे में, बाकी सब लोग एक बर्थडे पार्टी में गए हैं। आपको भी फ़ोन किया गया था मगर आपने फ़ोन नहीं उठाया। नौकरानी के खबर देने पर वह कुछ पल तक सोचता रहा। आज इस किस्से को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। उसे एक नापसंद आदमी के चुंगल से आज़ाद करा दूंगा। डिवोर्स के कागज़ हाथ में थामे वह कमरे तक चला आया। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वह खिड़की के पास खड़ी थी। लंबे लंबे बाल पीठ पर बखेरे हुए थे और वह किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। यह हकीकत है। जब तुमने मुझे आईना दिखाया उस वक्त मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मुझे अपनी ज़िंदगी, अपने दोस्त और अपने दोस्तों में कई बुराई नज़र आई थी, लेकिन पापा की मृत्यु के बाद मुझे वह सब कुछ बुरा लगने लगा। अपने पाप नज़र आने लगे। तब मैंने फैसला किया कि मैं बदल जाऊँगा, लेकिन क्या फ़ायदा बदल कर भी। मैं तुम्हारे पसंद तक नहीं आ सकता। इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद करने का फ़ैसला किया है। ये डिवोर्स के कागज़ हैं, मैंने अभी तक साइन नहीं किए हैं। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो बता दो, फिर मैं साइन कर देता हूँ। उसने जैसे बगैर रुके अपनी बात पूरी कर दी थी। दर्शनी ने मुड़कर उसे देखा। सफ़ेद चेहरा मुरझाया हुआ था। वह खुद उसकी कुछ निशानियाँ बदलती हुई देख रही थी। कितना आसान है आपके नज़दीक किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना और फिर उसे निकाल कर बाहर करना। कभी मुझसे पूछा है कि मेरी इच्छा क्या है? पहले ज़बरदस्ती मुझसे शादी की और अब मुझे छोड़ देना चाहते हो, इसका क्या? उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। विनोद बड़ी आश्चर्य से उसे देख रहा था। एकदम उसको एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई। क्या मतलब? वह बड़ी बेकाबू होकर कदम कदम चलकर उसके पास आया था। वह हल्का सा मुस्कुरा दी। ये शायद एक मौका है मेरे लिए आपके इस रिश्ते को समझने का और उसे मजबूत बनाने का। मैं माँ बनने वाली हूँ, उसने धीरे से कहा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। शायद उसने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। विनोद का जी चाहा उसे जोर से अपनी बाहों में भींच ले। जिस दिन मैंने आपके पापा के मौत पर आपको फूट फूट कर रोते हुए देखा था, उस दिन मुझे अंदाजा हुआ था। फिलहाल मजबूत और लापरवाह नजर आने वाले उस मर्द के अंदर एक एहसास भरा दिल भी है। दिन बीतते जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप वह सब कुछ छोड़ चुके हैं जिनसे मुझे नफरत थी। अब आप एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी से क्यों जाने दूंगी? वो मुस्कुराते हुए कही जा रही थी। विनोद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसे यकीन करना था।
भगवान ने उसे एक बार फिर जिंदगी की तरफ भेजना था। इस बार तो उसमें उनका बच्चा भी शामिल था। वह मुस्कुराते हुए दर्शनी का हाथ थामे उसे बिस्तर पर ले गया। उसे बस एक फूल की तरह चूमता रहा। वह भी उसके इस तरह प्यार पर महक उठी थी। कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। आने वाली जिंदगी उन दोनों के लिए बहुत हसीन बन गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। जूली भी एक बेटी की माँ बन गई थी। उनका घर खुशियों से भर उठा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।